Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि गॉड मेरे हर लिसनर्स और सब्सक्राइबर्स की हर अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करे। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जय श्री राम। आज की जो स्टोरीज हैं ज़्यादा बड़ी नहीं है स्टोरी, एंड तक सुनना और आप लोग सुनने से ज़रूर एंजॉय करोगे। मैं जो स्टोरी आज शेयर करने जा रही हूँ ये मेरी एक एफी फ्रेंड है। इनका नाम है रोशनी फ्रॉम राउरकेला। रोशनी बताती हैं कि वो अपने एक भैया की स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रही हैं। मैं रोशनी, मैं अपनी कज़िन का स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि कज़िन हमारी ही सिटी में रहा करते थे। मेरा कज़िन जब +3 कंप्लीट कर लिया उसके बाद वो अपना बॉडी बिल्डिंग के लिए एक क्लब में ज्वाइन कर लिया और वो एक्सरसाइज वगैरह करने लगा। उसकी बॉडी हाइट बहुत ही अच्छी थी, इसीलिए वो सिलेक्ट भी हो गया। उसके बाद उसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गई। उसके फ्रेंड्स भी उससे जलने लगे। कई फ्रेंड्स उससे मिलने पर भी ज़्यादा अच्छी तरह बात नहीं किया करते थे, पर मेरे भाई को ये सब बिल्कुल केयर नहीं करता था। मेरा भाई बहुत ही बिंदास व्यक्ति था। उसके बाद उसे एक छोटी सी जॉब भी मिल गई उसके बॉडी बिल्डिंग के लिए, और बॉडी बिल्डिंग तो उसका इतना चर्चित हो गया कि वो उड़ीसा से भी अपना बॉडी बिल्डिंग खेलने लगा। इसी तरह वो एक दिन अपना एक पल्सर, तब नई नई निकली थी वो गाड़ी, वो खरीद लिया। खरीदने के बाद वो रोज़ अपना उसी गाड़ी से जाया करता था बॉडी बिल्डिंग के लिए। और फिर वो सोचा कि मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर लेता हूँ एक क्लब में, वहाँ पर भी अच्छा होगा, क्योंकि उसकी जो जॉब थी ज़्यादा टाइम की नहीं थी। इसीलिए उसने हफ्ते में 3 दिन पार्ट टाइम जॉब करने के लिए भी सोचा और वहाँ पर भी कर लिया। अच्छी खासी उसकी आमदनी होने लगी और उसकी लाइफ बिल्कुल दूसरा हो गया। एक दिन अचानक उसकी एक्सीडेंट हो गई। बिल्कुल खाली रास्ते में वो जा रहा था और बहुत जोर से गिर गया। गिरने की वजह से उसके पाँव में चोट आई। उस दिन उसे रेस्ट करना पड़ा। फिर से एक दिन वो जा रहा था अपना क्लब। जाते जाते अचानक से उसकी गाड़ी इस तरह मुड़ी और वो गिर गया, और आगे से एक बहुत ही स्पीड से ट्रक आ रही थी। लेकिन ट्रक ड्राइवर, गॉड ब्लेस, बहुत ही स्लो हो गया और रुक गया। और ट्रक ड्राइवर निकल के मेरे कज़िन को बहुत डांटने लगा। कहने लगा कि तुम क्या पागल हो गए हो, मरना चाहते हो, क्यों यहाँ पर आए, मेरे गाड़ी मिली थी तुम्हें। बहुत सारी बातें सुनाई। तो मेरे भाई ने बहुत मुझसे सॉरी मांगी, माफ़ी मांगी। वो कह रहा था अपने पेरेंट्स का फ़ोन नंबर दो, मुझे उनसे बात करनी है, मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। उसे बहुत कुछ कहा, लेकिन मेरा भाई बहुत डरा हुआ था। फिर उसने उनसे माफ़ी मांगी, लेकिन वो सोच में पड़ गया कि इस तरह कैसे हुआ, मैं तो इतना दिन से गाड़ी चला रहा हूँ। फिर उसी तरह एक दिन दीपावली में वो पटाखे लेने गया दुकान पे। थोड़ा दूर से एक दुकान में अपने एक दोस्त के साथ वो पटाखे लेने गया। आते आते फिर से दोनों की एक्सीडेंट हो गई। इतना ज़ोर से गाड़ी रगड़ा कि गाड़ी का काफ़ी नुकसान हो गया। आने के बाद दादी भी आई हुई थी उनके घर पर गांव से। दादी बहुत रोने लगी और दादी ने कहा, जरूर तुझ पे किसी ने कुछ किया होगा। तेरा ज़िंदगी बिल्कुल दूसरा हो गया, पहले जैसा नहीं है। तो अपने दोस्तों से, काफ़ी मोहल्ले के लोगों से तो अलग बन चुका है। जरूर तुझ पे कोई जलता होगा, किसी ने काला जादू किया होगा। दादी रो के बोलने लगी, क्योंकि दादी पहले का भी सारी एक्सीडेंट के बारे में सुन चुकी थी। पहले भी दादी ने कहा था, लेकिन किसी ने इतना केयर नहीं किया था। फिर दादी अपने ही बाहर आ गई। आने के बाद उन्होंने गाड़ी को बहुत अच्छी तरह टॉर्च जलाकर देखने लगी, और देखते देखते दादी ने देखा कि नीचे तरफ उसका जो टैंकी रहता है उसके नीचे तरफ एक कुछ प्लास्टिक जैसा लगा हुआ था। दादी ने जल्दी से उसे उखाड़ के देखती कि एक कागज़ है, और उस कागज़ में उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। दादी पढ़ तो नहीं पाई, पर दादी ने देखा और कहा, ये देख, समझ रहा है, जरूर तेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया था। सुबह ही दादी वो उर्दू वाला जो छोटा सा एक पेपर था उसको लेके अपना गांव चली गई, और वहाँ पे एक बाबा से मिली। वो बाबा ने वो देखकर कहा कि जिसको भी ये दिया गया है, लगाया गया है उसके पास, उस आदमी पे
किसी ने काला जादू किया है। ये सब सुनने के बाद दादी ने जल्दी से उनके पेरेंट्स को और मेरे कज़िन को भी अपने पास बुला लिया। वो लोग सब गए। जाने के बाद उन्होंने कहा, हाँ, तुम्हारा ज़िंदगी बहुत ही अच्छा हो गया है, तुम्हारा लाइफस्टाइल दूसरा हो गया है, तुम आगे बढ़ गए हो, इससे तुम्हारे दोस्त जलते हैं। उन्हीं में से तुम्हें इस तरह का काला जादू तुम्हारे ऊपर किसी ने किया है। तुम्हें सावधान होना पड़ेगा। मैं काला जादू का कार्ड तो अभी कर देता हूँ और तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन कौन किया है मैं वो तुम्हें नहीं बता सकता। बाय द वे, मैं तुम्हारे सब ठीक कर दे रहा हूँ और तुम आगे से इस तरह यकीन मत किया करो और अपने गाड़ी को रोज़ नहीं तो हफ्ते में 3 बार कम से कम धो लिया करो। तुम्हारे गाड़ी में कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ऐसे में विश्वकर्मा होता है। उसके बाद मेरे कज़िन ने उनकी सारी हिदायत मानी और उसी तरह किया। फिर उसका कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन एक बात है, मेरा जो कज़िन है इतना अच्छा था, सबसे यकीन करता था। आज के डेट में वो हर किसी से यकीन नहीं करता और अपनी हर कोई बात पहले नहीं कह देता। वो थोड़ा सा केयरफुली ज़रूर हो गया है। ओके, थैंक यू। आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। और ये सेकंड स्टोरी है मामूनी फ्रॉम कोलकाता। मामूनी बताती है कि वो अपनी मम्मी का एक स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रही है। मेरी मम्मी जहाँ पे रहती थी, कुछ दूर उनके घर से कुछ दूर ही एक कब्रिस्तान हुआ करता था। उस कब्रिस्तान से सब कोई बहुत डरते थे। कोई ज़्यादा आना जाना करना रात के वक्त बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लेकिन वो कब्रिस्तान का जो रास्ता बना हुआ था बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ था। और एक रास्ता था, लेकिन वो रास्ता काफ़ी ख़राब हो चुका था। ज़्यादा बाइक गाड़ी जाने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता था। चल के जाना भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो रास्ता काफ़ी ख़राब हो चुका था। बारिश के समय में तो पानी एकदम भर जाता है। फिर भी कोई ना कोई उस रास्ते से चले ही जाते हैं। मैं और मेरी छोटी बहन एक दिन हम लोग एक सहेली के घर पे चले गए और मेरी मम्मी अकेली घर पे थी, क्योंकि मेरे पापा बाहर गए हुए थे। हम लोग काफ़ी लेट करने की वजह से मेरी मम्मी बहुत फिक्रमंद होने लगी और थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लगी थी। मम्मी ने यही सोचकर एक टॉर्च ली और गली के बाहर निकलने लगी। गली के बाहर निकलने के बाद ही लेफ्ट साइड में वो कब्रिस्तान पड़ता था। मम्मी डर तो रही थी, लेकिन फिर भी मम्मी हमारे लिए आगे बढ़ती गई। तब काफ़ी रात भी हो चुकी थी, करीब करीब 9 बज चुके थे। हमारे जो कोलकाता बोलने से क्या, कोलकाता से कम 2 घंटे की दूरी पे हम लोग रहते हैं। हमारा जो इलाका है वो काफ़ी शांत इलाका है और आबादी भी ज़्यादा नहीं है वहाँ पर। वहाँ पे हर भाषा के लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट्री है और फैक्ट्री के लोग भी आसपास में रहा करते हैं। और हम अपना ही घर में थे। हमारा घर दादा दादी का ही बना हुआ है। उसके बाद मम्मी आस्ते आस्ते जब आगे चलने लगी तो मम्मी को लगा कि कब्रिस्तान के अंदर जैसे कोई रो रहा है। मम्मी का दिल थोड़ा सा धड़का, लेकिन फिर भी मम्मी कुछ नहीं सोची, आगे बढ़ती गई। आगे बढ़ते बढ़ते मम्मी को जैसे पीछे से किसी ने कॉल किया। मम्मी ने सोचा कि कौन हो सकता है और मेरे नाम यहाँ पे कौन ले सकता है। मैं तो यहाँ पर कोई भी लोग आसपास के लोगों को इतनी अच्छी तरह नहीं जानती, ना ही इतना मील मीस है। फिर मेरा नाम किसने कॉल किया। उसके बाद मम्मी फिर भी इधर उधर देखने लगी। देखते देखते देखती है कि 2 औरतें खड़ी हुई है, बिल्कुल काला काला ड्रेस पहनी हुई है, बुर्खा टाइप का पहनी हुई थी। दोनों हाथ हिलाकर मम्मी को बुला रही थी। मम्मी ने कहा, क्या बात है, बोलो ना। मम्मी ने ज़ोर से कहा तो वो लोग फिर भी मम्मी का नाम लेके मम्मी को पास बुलाने लगी। मम्मी ने सोचा कि अच्छा ही हुआ 2 औरतें यहाँ पे मुझे मिल गई, मैं आगे की सफ़र इन दोनों के साथ ले लूँगी। तो मम्मी जब उनके पास आई, मम्मी ने कहा, क्या बात है। तो बोलने लगे कि आपको पता है ये एड्रेस कहाँ पे है, बोल के एक छोटा सा कागज़ दिखाई मम्मी को। मम्मी ने देखा और मम्मी को कुछ समझ में नहीं आया। मम्मी ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता। तब वो दोनों इधर उधर देखने लगे और फिर मम्मी को पूछने लगे कि तुम कहाँ जा रही हो। मम्मी ने कहा, मैं अपने बेटी लोग के पास जा रही हूँ, उनका एक फ्रेंड का घर में वो लोग गए हैं। तो वो बोलने लगी, तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी दोनों उनके घर में गए हैं। बोला, हाँ, अच्छी तरह पता है। क्यों, ऐसे क्यों पूछ रहे हैं आप लोग।
नहीं कुछ नहीं, ये पता तुम लोग आपको पता नहीं है? तो मेरी मम्मी ने कहा नहीं सॉरी मुझे नहीं पता। बल्कि मम्मी जब थोड़ा सा मुड़ी जाने के लिए फिर अपने रास्ते, तो वो दोनों अचानक से मम्मी के आंखों के सामने ही गायब हो गई। मम्मी ये देखकर बहुत ज़ोर से चौंक गई और डर गई। फिर भी मम्मी ने अपना ढाढ़स बांध कर रखा और मम्मी आगे तरफ ज़ोर से दौड़ने के जैसे चलने लगी। चलते चलते हमारा ही कॉलोनी का एक अंकल थे जो कि हमारे फैमिली फ्रेंड भी हुआ करते थे। वो जल्दी से मम्मी को बुलाए कि भाभी क्या बात है। तो मम्मी ने उनसे कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि मेरे साथ भैया थोड़ा चलो, मेरे बेटी लोग बहुत लेट कर रहे हैं। फिर मम्मी हमारे घर चले आई, मतलब मेरी फ्रेंड का घर। फ्रेंड के घर आके मम्मी ने देखा तब तक उनका केक वेक कुछ कटा ही नहीं गया था। मम्मी ने कहा इतना लेट क्यों, तुम लोग 6 बजे से आए हुए हो। तो उनके फ्रेंड्स के जो मम्मी पापा सब बोले आप भी यहाँ पर डिनर कर लो। मम्मी बहुत बार मना करने पर भी वो लोग नहीं माने, तो मम्मी को वहीं पे रहना पड़ा और मम्मी डिनर कर ली। लेकिन मम्मी हम दोनों के साथ चल के आने के लिए बहुत डर रही थी। तो फ्रेंड के जो पापा थे उन्होंने कहा मैं आप लोग को गाड़ी से छोड़ दूँगा, और वो छोड़ के चले गए। उसके बाद से मम्मी कभी भी कब्रिस्तान से हम दोनों को, मुझे मतलब हम दोनों बहनों को, मम्मी खुद और पापा को भी अकेले जाने के लिए बिल्कुल मना करती है। और फ़िलहाल धीरे धीरे उस बात का 2-3 साल बाद ही ये रोड भी अच्छी तरह बन गई, इसीलिए कब्रिस्तान के रास्ते से जाना भी नहीं पड़ता। नहीं तो हर कोई डरता है उस कब्रिस्तान से, दिल जैसे धमक उठता है। हर कोई बोलते हैं आमने सामने जिनका घर है थोड़ा सा ही दूरी पे वो कब्रिस्तान से, वहाँ पे जैसे रोने का आवाज़ आता है और डर भी लगता है। दोपहर के समय में भी उसके अंदर का जो पेड़ है सब ऐसे हवा में झूलते हैं कि लगता है जैसे वहाँ उसमें कोई बैठा हुआ है। कई बार वहाँ पर देखा गया है कुत्ते लाइन से होकर खड़े होकर भौंकते रहते हैं वो कब्रिस्तान को और देखकर। लोग उन्हें हटाते हैं लेकिन वो लोग फिर भी नहीं मानते। बारी बारी कुत्ते रोने लगते हैं और भौंकने लगते हैं दोपहर को तक। इसीलिए सब कोई कहते हैं कि यहाँ से अभी ये कब्रिस्तान हटा देना ही ठीक रहेगा। बहुत तंग आ चुके हैं लोग, वो बात को काफ़ी साल हो गए हैं। फिर धीरे धीरे वो कब्रिस्तान भी सब कोई वहाँ पे आना बंद करवा दिए हैं। फ़िलहाल ऐसे बात हो रही है कि वो कब्रिस्तान पूरी तरह बंद करवा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू मामूनी, आपने हमारे साथ एक स्टोरी शेयर की। इसी तरह आगे भी आप ज़रूर अपना स्टोरी शेयर करते रहना। टेक केयर माय फ्रेंड्स।